हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारा 3rd हमारी बुक है और उसी का आज हम लोग लेसन नंबर 5th आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि लेसन नंबर जो 5th है, जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी कि जनता ने जब आपकी बगावत की उसके बाद की स्थिति क्या है और 1857 की स्थिति क्या रही, ये हम लोग देखेंगे और उसकी बाद की स्थिति पर बात करेंगे। आपके सामने है और सबसे पहले एक सिपाही विद्रोह। मुझे बताइए कितने बच्चों ने 1857 की क्रांति का कुछ दृश्य, कुछ झलक आपको याद है, आपने पढ़ा या क्या जानते हैं आप 1857 की क्रांति के बारे में? चलिए, कौन बच्चा बताएगा, बताइए। देखिएगा, सिपाही, किसान और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 के उत्तर भारत मैदान में फैलाया गया था। ये हमको देखना है, ठीक है। अब देखिए, नीति और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और जनता के प्रभाव के बारे में पढ़ा है। इन नीतियों में राजा, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासी, सिपाही सब पर तरह तरह के असर पड़े। और आपने यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाई जनता के लिए नहीं होती, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वे लोगों की तरह विरोध करते हैं। क्या करते हैं? वो लोगों की तरह आपका विरोध करते हैं, ठीक। नवाबों की छिनती सत्ता, जो नवाब हैं और जिन बाप की सत्ता छीनी है उनकी देखिए। 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 के मध्य ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं भाग कर कर उनके राजस्व वसूली के अधिकार के इलाकों को एकत्र करके छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासक अपने हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उदाहरण के लिए, झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। अब बताइए, ये कंपनी कह रही है। कौन कह रही है? महारानी। किससे? कंपनी से, क्योंकि वो चाहती थी कि लड़ाई ना हो, समन्वय हो जाए, हम अपने साथ चलाए तुम अपना चलाओ, ठीक है। आदमी पहली कोशिश क्या करता है? सुलह की करता है कि भैया कॉन्फ्लिक्ट क्यों ही होना, आपस में क्यों ही लड़ना है, अगर हम लोग समाधान से चीजों को चला सकते हैं। तो वही उसमें उन्होंने पहला प्रयास किया, ठीक। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि पहला प्रयास उनका क्या रहा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया। उनके पिताजी, जो पेंशन मिलती थी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी इन निवेदकों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने पर आखिरी रियासत थी, जो 1801 में अवध एक सहायक संधि थोप दी गई। क्या थोप दी गई? सहायक संधि। 1856 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासतों का शासन ठीक नहीं चल रहा है, जिसके लिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। क्या जरूरी है? ब्रिटिश प्रभुत्व। कि भैया कुशासन है अवध में, शासन नहीं है, शासन चलाने के लिए हम लोग उसको टेक ओवर कर रहे हैं, इस वजह से ये जा रहा है। बताइए, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्के मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो क्वेश्चन बनता है, ये किसने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर
आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो आंसर आता है उसका कि बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह होंगे। लॉर्ड कैनिंग ने इस चीज को निश्चित किया। क्या कर दिया? निश्चित। किसी भी वंश को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार के रूप में ही आपका मान्यता दी। क्या कर दिया? केवल राजकुमार के रूप में मान्यता। देख लिया? किसान और सिपाही। गांव में किसान जमींदार भारी भरकम लगान कर वसूल कर सख्त तौर तरीके से परेशान थे। अब जमींदारों ने जो आपके कर लगाए थे भारी भरकम थे और लगान और कल वसूलने की जो प्रक्रिया थी बड़ी सख्त थी, टाइट थी, कोई रियायत वगैरह उन पर नहीं दी जाती थी। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसी कारण से पीढ़ियां पुरानी जमीन से हाथ से निकलती जा रही थी। जो जमीन है वो सब उनके हाथ से आपकी निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्था को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उनको लगता था कि समुद्र यात्रा उनका धर्म और उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्हें इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले विदेशी यात्रा को अशुभ मानते थे। अशुभ का मतलब आप अगर समुद्र पार करके लांग के दूसरे देश जाएंगे तो आप जिंदा नहीं आएंगे, ऐसी मान्यता थी। और थी भी, क्योंकि उस समय इतना कोई तकनीक थी नहीं, तो इसको अशुभ मानते थे। उन्हें जमीन के रास्ते जाने का ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी जाती थी, क्योंकि यह मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 को कंपनी का एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून को साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ेगी तो उसे समुद्र पार जाना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? समुद्र पार। यानी कि अब नौकरी में आपको समुद्र पार जाना पड़ेगा। इस वजह से ये सारी दिक्कत, ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। जबरदस्ती उन पर कर थोपना। वही किसान है और वही किसान के लड़के आपकी सेना में है, तो वहां भी जबरदस्ती, आपके घर में भी, यानी कि उन पर लगान, टैक्सेशन, फिर आपकी सेना में जबरदस्ती, वेतन भी कम और भेदभाव भी। तो उन्हें लगता था कि सब जगह शोषण हमारा ही हो रहा है, चाहे वो गांव में हो चाहे सेना में हो, हर जगह हम लोग ही आपका शोषण का सामना कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस करते थे। देख लिया? अब देखिए, सिपाही गांव में की हालत से परेशान थे। मैंने कहा ना कि वही गांव में किसान है, उन्हीं के लड़के सेना में सिपाही है। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और अपने परिवार के लिए गांव छोड़कर आए थे, लिहाजा किसान का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में फैल गया। अब उन्हें लग रहा है कि हमारे घर में भी ऐसे कर रहे हैं। और अवध के सैनिक बहुत थे। अवध का जब उन्होंने जबरदस्ती विलय की, उन्हें लगा पहले हम पे टैक्स लगाया, जमींदारी व्यवस्था बैठी, हमारी जमीनें छीन ली, अनाधुन तरीके से टैक्स लगाया, गलत तरीके से वसूल रहे हैं, फिर हमको सेना में भर्ती किया गया, यहाँ हमको समुद्र पार भेज रहे हैं, उसके बाद हमको वेतन कम दे रहे हैं, भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, ठीक, और बचा कुचा हमारा जो राजा है उससे हमारा शासन छीन लिया, यानी कि अवध को। अब इस तरीके से गुस्सा जो है वो ब्लास्ट होने लगा। अब गुस्सा जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और वो गुस्सा अब लोगों में प्रतिक्रिया का रूप ले रहा है। और प्रतिक्रिया का रूप लेगा तो बदला होगा और रिवेंज होगी, वो चीजें बदलेंगी। आप कह रहे हैं क्या है? सुधार प्रक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, कि जो हमारा समाज है इसको सुधारना जरूरी है।
सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया गया। ये जो अंग्रेजी भाषा है इसको बढ़ावा देना है, इसको प्रोत्साहित करना है। 1830 के बाद कंपनी ईसाई मिशनरी में खुलकर काम करने लगी, यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दी गई। 1850 में एक कानून बनकर आया जिसे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका पहले जैसा अधिकार रहेगा। सोच के देखिए, अगर आपने ईसाई धर्म को अपना लिया, जो राइट्स आपको पहले अपने पुरखों पर थे, जैसे आपकी जमीन पर पैतृक अधिकार था, आपके दादा, आपके पिताजी, फिर आपको, और वो भले ही आपकी जमींदार ने छीन लिए, अगर आपने ईसाई धर्म अपना लिया तो जमीन आपको वापस उसी रूप में मिल जाएगी। तो ये क्या कर रहे थे? लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे भारतीय को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। सुधार और उनके सुधार आंदोलन को आप अध्याय 6 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपना शासन व्यवस्था को चलाया और दिखाया। क्लियर है? तो उनका मेन मकसद क्या था कि भैया ये सारी व्यवस्था। अब देखिए, एक तरफ तो था वो टैक्स ले रहे हैं, लगान ले रहे हैं, कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो सब जनता बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जब किसी की धर्म, परंपरा, जीवन शैली, उनकी सामाजिक व्यवस्था पर कोई वार करता है तो फिर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे ही कुछ भारतीय समाज में हुआ और लोगों ने उसका तुरंत पुरजोर तरीके से विरोध किया और वो कारण बना चर्बी लगे कास्तूर। क्लियर है? अब उसमें ये कंफर्म नहीं था कि कौन सी सुअर की है, कौन सी गाय की है, तो इसमें एकदम बहुत जल्दी भयानक महाक्रांति ने अपना रूप पकड़ लिया। देखिए, कारण बहुत सारे थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन तूल किसने पकड़ी है? धार्मिक कारण ने। वो एकदम तूल पकड़ गया। और यही कारण है जब भी कोई किसी की सामाजिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था को छूता है तो वो इस तरीके का बहुत जल्दी सामना करता है। ठीक है ना? ये आपको देखना है, बहुत जल्दी सामना करता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। ठीक, और वो सामना करेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आपने देख लिया, इतना जान लिया। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।